हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। तो आज हम बात करेंगे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से। तो केमिकल बॉन्डिंग का जो चैप्टर है वो तो सेम रहता है पर ईयर, राइट। इसमें क्वेश्चन तो रिपीट होते नहीं हैं, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का फ़ायदा ये है कि क्वेश्चन के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो हमारे रिपीट होते हैं और हमें उन क्वेश्चन से वही कॉन्सेप्ट को देखना है और उन कॉन्सेप्ट से सीखना है कि कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें। देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द एंगल बिटवीन टू कोवेलेंट बॉन्ड इज मैक्सिमम इन। हमारे पास 3 मॉलिक्यूल दे रखे हैं, एक है हमारे पास CH4 मीथेन, एक है वाटर, एक है कार्बन डाइऑक्साइड। इनमें हमें बताना है कि इसमें से बॉन्ड एंगल किसका ज़्यादा होगा। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे यार? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इनके बॉन्ड एंगल का पता होना चाहिए और बॉन्ड एंगल के लिए सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है हाइब्रिडाइजेशन। और ये क्वेश्चन तो हाइब्रिडाइजेशन से ही हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन से ये क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व होगा। ठीक है, अगर हम बात करें CH4 मॉलिक्यूल की, इसमें यदि मुझे हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो हाइब्रिडाइजेशन का सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि आप काउंट कर लो उसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं प्लस उसमें लोन पेयर कितने हैं और स्टेरिक नंबर देख लो। स्टेरिक नंबर से आपको हाइब्रिडाइजेशन का यहाँ पे क्या पता चल जाएगा। पहला जो है हमारा वो है CH4 मॉलिक्यूल यानी कि मीथेन। इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 4 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर 0 है, तो स्टेरिक नंबर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। इसी प्रकार अगर हम वाटर के मॉलिक्यूल की बात करें तो वाटर के मॉलिक्यूल में अगर आप देखें तो 2 हमारे पास लोन पेयर होते हैं, 2 हमारे पास सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो हम क्या कर देंगे, सिग्मा बॉन्ड कितने 2 हो गए। और अगर हम बात करें लोन पेयर की, लोन पेयर भी हमारे कितने हो गए 2, तो टोटल स्टेरिक नंबर 4, यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 आ गया। अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की तो कार्बन डाइऑक्साइड में सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 2 हैं, लोन पेयर कितने हैं? 0 हैं, तो स्टेरिक नंबर 2 आ गया। 2 जिसका स्टेरिक नंबर आता है उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है? sp। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब आपने हाइब्रिडाइजेशन निकाल दिया तो हाइब्रिडाइजेशन में उनका बॉन्ड एंगल कितना होता है। तो sp का जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री का, sp2 का होता है 120 डिग्री और sp3 का होता है 109.5 डिग्री का। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है तो बॉन्ड एंगल इसका क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। इसका आंसर जो आएगा वो आ जाएगा हमारा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अगर हम कंपेयर करें CH4 के मॉलिक्यूल को, अगर हम क्या करें, कंपेयर करते हैं CH4 मॉलिक्यूल को वाटर के साथ, इन दोनों में पूछा जाता है बॉन्ड एंगल किसका ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन तो सेम है। अब हाइब्रिडाइजेशन से हम इनके बॉन्ड एंगल को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे कौन सी थ्योरी लगाएंगे? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। अब ये वेस्पर थ्योरी क्या बताती है कि जितने हमारे पास लोन पेयर होंगे ना उनमें रिपल्सन ज़्यादा होगा। यहाँ पे अगर वाटर के मॉलिक्यूल की बात करें, 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर में क्या होगा? रिपल्सन होगा। रिपल्सन होने से ये जो 2 हाइड्रोजन के कोवेलेंट बॉन्ड है ये आपस में एक दूसरे के पास आएंगे, जिससे ये जो बॉन्ड एंगल है थीटा, जो HOH का जो बॉन्ड एंगल है थीटा, ये क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। जबकि अगर CH4 मॉलिक्यूल की बात करें तो इसमें क्या है? हमारे सारे बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन क्या होता है? बहुत कम होता है। इसलिए अगर A और B मॉलिक्यूल की बात करें तो B मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड एंगल होगा वो क्या होगा? कम होगा। और जबकि CH4 के बॉन्ड एंगल की अगर बात करें तो इसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस रिलेटेड था बॉन्ड एंगल का। अब इसकी लैंग्वेज चेंज हो सकती है बट कॉन्सेप्ट तो सेम रहने वाला है। तो इस प्रकार से हमें अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, चलो चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। अब बात करते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि द ऑक्टेट रूल इज़ नॉट वैलिड फॉर द मॉलिक्यूल। 4 मॉलिक्यूल हमें गिवन है, इन 4 मॉलिक्यूल में हमें ये बताना है कि कौन सा मॉलिक्यूल ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है। और इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? इसके लिए पता होना चाहिए कि ऑक्टेट रूल होता क्या है।
देखो, ऑक्टेट रूल का सिंपल सा स्टेटमेंट है। ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, एवरी एलिमेंट अंडरगो बॉन्ड फॉर्मेशन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक एलिमेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, बट किस लिए? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। ये जो कार्बन है इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो मैंने क्रॉस से डिनोट कर रखे हैं। ठीक है, ये जो क्रॉस से हैं ये कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, ऑक्सीजन के पास कितने? 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इस ऑक्सीजन के पास भी कितने? 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। अब क्या होगा कि कार्बन के पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की रिक्वायरमेंट है। तो ये क्या करता है? 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देता है, 2 ऑक्सीजन के साथ, इस वाले ऑक्सीजन के साथ, और 2 बॉन्ड इस वाले ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कार्बन के वैलेंस शेल में आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? तो कार्बन के वैलेंस शेल में हो गए हमारे 8 इलेक्ट्रॉन। देखो, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना कि ऑक्सीजन के केवल वो ही इलेक्ट्रॉन कार्बन के वैलेंस शेल में काउंट होंगे, कार्बन के वैलेंस शेल में काउंट होंगे जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो। कार्बन के वैलेंस शेल में वैसे तो 6 इलेक्ट्रॉन है, बट केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं कार्बन के साथ, और वो 2 इलेक्ट्रॉन ही इसके वैलेंस शेल में काउंट होंगे। यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन के और 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन के। तो 4 इलेक्ट्रॉन 2 ऑक्सीजन के हो गए और 4 हमारे कार्बन के हो गए। तो टोटल कितने हो गए? 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा कार्बन डाइऑक्साइड था, ये फॉलो कर रहा है ऑक्टेट रूल को। ठीक है, कार्बन क्या कर रहा है यहाँ पे? 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, वही हमारा स्टेटमेंट है ऑक्टेट रूल का। अब बात करते हैं यार हाइड्रोजन एटम की। अब जो ये हाइड्रोजन एटम होता है ना, इसके पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में। क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1s1 में हमारा 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसको ये क्या करता है? ये हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल होता है उसमें केवल एक ही बॉन्ड पाया जाता है, सिग्मा बॉन्ड, जिससे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है? 1s2 हो जाता है वैलेंस में, और ये क्या होता है? हीलियम के बराबर होता है। ठीक है, और हीलियम हमारी क्या होती है? नियोन गैस होती है। यानी कि जो हाइड्रोजन एटम होता है या हाइड्रोजन जो एलिमेंट होता है वो अपने रेस्पेक्टिव नोबेल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करता है। बट एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन इसके वैलेंस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है ये हमारा ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है। H2 मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। H2 मॉलिक्यूल क्या होता है? स्टेबल होता है। वो किसके कारण स्टेबल होता है? क्योंकि अगर हम बात करें नोबेल गैस की, तो नोबेल गैस में जो पहली आती है वो आती है हीलियम। ठीक है, और हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, राइट। तो हाइड्रोजन भी 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए क्या करता है? सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, बट ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है। ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो दूसरा क्वेश्चन हमारा बना, ये हमारा कहाँ से बना? ये बना था हमारा ऑक्टेट रूल से। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा H2 हाइड्रोजन। क्वेश्चन कहता है कि द जियोमेट्री एंड द टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रेजेंट अबाउट द सेंट्रल एटम इन BF3। अब इसने बोला कि हमारे पास क्या है? BF3 का मॉलिक्यूल है। अब ये जो BF3 का मॉलिक्यूल है इसमें आपको सेंट्रल एटम यानी कि बोरोन का एक तो आपने हाइब्रिडाइजेशन बताना है, ठीक है, दूसरा इसकी जियोमेट्री बतानी है कि जियोमेट्री क्या है, राइट। तो चलो इसको हाइब्रिडाइजेशन इसका कैलकुलेट करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसका? यहाँ पे देखो, हाइब्रिडाइजेशन के लिए मैंने सिंपल सा फॉर्मूला बताया था आपको कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो प्लस लोन पेयर काउंट कर लो। अगर हम BF3 मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो BF3 में 3 सिग्मा बॉन्ड है, राइट, और इसके पास क्या होते हैं? 0 लोन पेयर होते हैं, राइट। और अगर हम बात करें स्टेरिक नंबर की, ये कितना आता है? 3 आता है। तो यानी कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 होगा। अब sp2 जिसका हाइब्रिडाइजेशन होता है उसकी जो जियोमेट्री होती है वो क्या होती है? ट्राइगोनल प्लेनर होती है। यानी कि अगर हम BF3 के हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन कितना निकला इसका? sp2 निकला।
और इसकी जियोमेट्री क्या निकली, ट्राइगोनल प्लेनर निकली। तो इसका हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर एंड sp2। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कहता है कि द डाइपोल मोमेंट ऑफ CH3F इज ग्रेटर देन दैट ऑफ CH3Cl, यानी कि जो CH3F का डाइपोल मोमेंट है वो CH3Cl से ज़्यादा है। तो आपको बताना है क्या ये स्टेटमेंट सही है या ये स्टेटमेंट गलत है। तो स्टार्ट करते हैं अपने। देखो यार, अगर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है। डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट डिपेंड डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। यानी कि जो डाइपोल मोमेंट होता है ना वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो करता है डायरेक्शन पे, एक करता है मैग्नीट्यूड पे। ठीक है, अब जो डाइपोल मोमेंट के मैग्नीट्यूड कैसे हम निकालेंगे, डायरेक्शन तो हम इस प्रकार से हम क्या करते हैं, डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हमारा क्या होता है, माना ए बॉन्ड बी है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसकी ओर हम तीर का निशान लगा देंगे। बाकी ये जो प्लस का निशान, ये यहाँ पे एक तरीके से क्या है, प्लस का निशान लग रहा है ना, अगर आप इसको कंसिडर ना करें तो यहाँ पे प्लस है, यानी कि ये क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होगा। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर हम क्या करते हैं, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन को डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला होता है Q इंटू डी। अब ये Q क्या होता है, Q होता है हमारा चार्ज। ठीक है, और D क्या होता है, D होता है डिस्टेंस बिटवीन दी सेंटर ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। इस फॉर्मूले को याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये D क्या होता है, Q क्या होता है, इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, अपने क्वेश्चन के आंसर के थ्रू। अब हमारे पास देखो मॉलिक्यूल क्या था, एक तो था हमारे पास, अगर हम अपने मॉलिक्यूल की बात करें तो हमारे पास दो मॉलिक्यूल थे, एक था CH3F, एक था CH3Cl। हम कंसिडर कर रहे हैं कार्बन एंड फ्लोरीन बॉन्ड को, और यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं कार्बन एंड क्लोरीन बॉन्ड को। ठीक है, एक तो हम कंसिडर कर रहे हैं किसको, कार्बन एंड फ्लोरीन बॉन्ड को, एक कर रहे हैं कार्बन एंड क्लोरीन बॉन्ड को। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर हम इन दोनों मॉलिक्यूल का कंपैरिजन कर रहे हैं तो जो चीज़ें कॉमन हैं उनको हम नेगलेक्ट कर रहे हैं। तो 3 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन दोनों में क्या है, कॉमन है। ठीक है, अगर तीनों चीज़ें कॉमन हैं इसमें तो हम केवल कंसिडर करेंगे CF बॉन्ड को एंड CCl बॉन्ड को। अगर मैं बोलूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज़्यादा है या फ्लोरीन की ज़्यादा है, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में तो सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि जो चार्ज का सेपरेशन होगा ना, जो चार्ज का सेपरेशन होगा वो फ्लोरीन में ज़्यादा होगा। चार्ज का सेपरेशन, ये जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है या ये डेल्टा नेगेटिव चार्ज जो हमने यहाँ पे डिनोट किया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे कार्बन है, ये हमारा क्या है, फ्लोरीन एटम है। फ्लोरीन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है कि जो बॉन्ड पेयर में इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है वो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। और डाइपोल मोमेंट में हम यही देखते हैं कि कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर ज़्यादा खींच रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं कि भाई ये चार्ज का सेपरेशन कर रहा है। तो चार्ज सेपरेशन की हम यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें तो CF में चार्ज का सेपरेशन ज़्यादा होगा और CCl बॉन्ड में चार्ज का सेपरेशन क्या होगा, कम होगा। तो चार्ज के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो चार्ज के अकॉर्डिंग जो डाइपोल मोमेंट होता है वो CH3F का ज़्यादा होना चाहिए और CH3Cl का कम होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं डाइपोल मोमेंट के फॉर्मूले की बात करता हूँ तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, Q होता है इंटू क्या होता है, D होता है। तो चार्ज की तो हमने यहाँ पे बात कर दी, भाई चार्ज तो हमारा किसका ज़्यादा है, CH3F का चार्ज जो सेपरेशन है वो ज़्यादा है। बट यदि हम D की बात करें, D का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, यानी कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है हम कह सकते हैं एक तरीके से बॉन्ड लेंथ। अब कार्बन और फ्लोरीन यहाँ पे है और कार्बन और क्लोरीन यहाँ पे, किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, जिसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, जिसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी यानी कि उसका D ज़्यादा होगा, और जिसका D ज़्यादा होगा यानी कि उसका जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, डाइपोल मोमेंट को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। डाइपोल मोमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम D की बात करें तो क्लोरीन का जो साइज़ होता है वो बड़ा होता है, कार्बन का साइज़ हमारा क्या होता है,
इतना होता है। हम कंसीडर करते हैं कि कार्बन का साइज़ हमारा ये है, क्लोरीन का साइज़ ये, फ्लोरीन का साइज़ होता है बहुत छोटा, ठीक है, और कार्बन का ये होता है साइज़। कार्बन का तो दोनों में साइज़ सेम होगा ना, तो क्लोरीन का साइज़ बड़ा होने के कारण क्लोरीन और कार्बन का जो बॉन्ड डिस्टेंस होता है ना, ये बॉन्ड डिस्टेंस ज़्यादा होता है, और कार्बन एंड फ्लोरीन का बॉन्ड डिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। तो यदि हम बात करें डी के रेस्पेक्ट में, तो डी के रेस्पेक्ट में यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज हमारा डोमिनेट करता है, ठीक है। भले ही हमारा चार्ज सेपरेशन CH3F में ज़्यादा है, बट हमारी जो बॉन्ड लेंथ है वो CCl बॉन्ड की ज़्यादा होने के कारण जो इसका डायपोल मोमेंट होता है वो CH3Cl का क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि इन दिस केस, इन दोनों के केस में डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर डोमिनेट, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हमारा हो जाएगा ये क्या है, गलत स्टेटमेंट है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम कहेंगे भाई ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो गलत है, यानी कि जो डायपोल मोमेंट है ना CH3F का वो ग्रेटर नहीं है, वो क्या है, लेसर है, वो क्या है, लेसर है। तो यहाँ पे ये जो है हमारा फॉल्स हो जाएगा, यानी कि ये स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की। देखो जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग CO बॉन्ड लेंथ इन, एक है हमारे पास CO2, ठीक है, CO एंड CO3, इनमें हमने बताना है कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन एंड ऑक्सीजन में हमें क्या बताना है, कार्बन एंड ऑक्सीजन में इनकी बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है यदि आपको इनकी स्ट्रक्चर पता हो कि इनकी स्ट्रक्चर होती क्या है। अगर हम बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में कितने बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ट्रिपल बॉन्ड करेक्टर होता है। अगर हम CO3 2- की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो 2 नेगेटिव चार्ज है ना, ये एक जगह पे हमारे लोकलाइज्ड नहीं होते। यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन होता है, और ये जो डबल बॉन्ड है ना, इसका भी डीलोकलाइजेशन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको। अगर वो कार्बन एंड ऑक्सीजन के बॉन्ड लेंथ की बात हो रही है, तो यहाँ पे देखो इस वाले केस में कार्बन एंड ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड यहाँ पे है, बट इस वाले केस में कार्बन एंड ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड यहाँ पे है, यानी कि ये डबल बॉन्ड की पोजीशन फिक्स नहीं है, या हम कह सकते हैं कि डबल बॉन्ड यहाँ पे फिक्स है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है। तो CO3 2- के केस में पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर होता है कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में। अगर कंप्लीट डबल बॉन्ड करेक्टर होता तो कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच का जो डबल बॉन्ड है वो एक ही पोजीशन पे फिक्स रहता, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। तो CO3 2- का हो गया कि इसमें पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर होता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड का हमारा इस प्रकार से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ बनाता है, इस डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे कोई भी चार्ज का क्या नहीं होता है, डीलोकलाइजेशन नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं इस केस में डबल बॉन्ड करेक्टर होगा, फुल्ली डबल बॉन्ड करेक्टर होगा। अब सिंपल सा क्वेश्चन है यार कि अगर मेरा सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, इनकी अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं तो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होती है, फिर डबल बॉन्ड की होती है, फिर हमारे ट्रिपल बॉन्ड की सबसे कम होती है। तो यानी कि हमारे पास ये जो 3 मॉलिक्यूल दे रखे हैं, हमने पहले मॉलिक्यूल में देखा कि जो CO है वो ट्रिपल बॉन्ड करेक्टर है, यानी कि इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो सबसे कम होगी। तो CO की बॉन्ड लेंथ होगी सबसे कम, ठीक है, CO की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, सबसे कम होगी। अब हमारी अगर डबल बॉन्ड की बात करें तो इसमें भी डबल बॉन्ड है, इसमें भी डबल बॉन्ड है, बट CO3 2- में जो डबल बॉन्ड है वो पार्शियली डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो CO3 2- का क्या हो जाएगा, सबसे कम बॉन्ड लेंथ हो जाएगा, जबकि डबल बॉन्ड की अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी, ठीक है। CO2 की क्या होगी, कम होगी, किससे, CO2 2- से। ऐसा क्यों, क्योंकि CO2 के पास
फुल्ली डबल बॉन्ड करेक्टर है, जबकि COC2- के पास पार्शियली है, या हम कह सकते हैं कि उसके पास यार सिंगल बॉन्ड करेक्टर भी तो है, भले ही डबल बॉन्ड है पर सिंगल भी है, सिंगल और डबल के बीच का है। तो ठीक है, तो डबल वाले का तो एकदम कम होगा। ठीक है, डबल वाले का क्या होगा, हम बॉन्ड लेंथ की बात करें डबल बॉन्ड की और सिंगल बॉन्ड की, तो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, इसीलिए CO3 की बॉन्ड लेंथ क्या होती है सबसे ज़्यादा, फिर CO2, फिर CO। और आज के जो 5 क्वेश्चन है वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इन क्वेश्चंस को आप एक बार क्या करना, इनको रिपीट करना और उनको खुद सॉल्व करने की प्रैक्टिस करना है। आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट के वीडियो लेक्चर में हम अदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाएंगे आप लोगों के लिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस काफ़ी होती है यार, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हो, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके जा रहे हो तो डेफिनेटली आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। ऐसा क्यों, फिर से कह रहा हूँ, बार बार कहूँगा कि यार कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे, कॉन्सेप्ट रिपीट होंगे। तो क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो कि इस क्वेश्चन से हम क्या कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग।